दोस्तों नमस्कार। ईरान युद्ध इस समय एक कैसीनो बन गया है। शुक्रवार को ट्रंप साहब बोलते हैं कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, हम समझौते को तैयार हैं। वीकेंड में वो अपना कैलकुलेशन करते हैं, अपनी बेट्स लगाते हैं और सोमवार को आके कहते हैं मैं लड़ाई खत्म नहीं कर रहा हूं। जो बाजार शुक्रवार को गिरा था वो मंगलवार को दोबारा चढ़ जाता। अब सवाल इस बात का है कि आफ्टर ऑल ट्रंप साहब का ये जो कैसीनो बन गया है ईरान वॉर, इससे पूरी दुनिया कैसे निजात पाए। और सबसे बड़ी चिंता तो दोस्तों इस समय भारत को है। हमारा 85% तेल बाहर से आता है, उसके दाम बढ़ गए हैं। फर्टिलाइजर दुनिया को करीब 30 से 35% सप्लाई जो आती है वो मिडल ईस्ट से आती है, खासकर होर्मुज से, वो बंद हो गया है। और बाकी केमिकल्स और रिफाइंड केमिकल्स जो मिडिल ईस्ट से रिफाइनरीज के माध्यम से बाहर आते थे वो भी रुके हुए। ऐसी स्थिति के अंदर अब दुनिया को क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है दोस्तों अब वक्त आ गया है मोदी साहब को आगे बढ़ना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और उसके क्या कारण हैं, आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। ये वक्त है जब मोदी साहब को और भारत को लीडरशिप दिखानी चाहिए और मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया इस बात का समर्थन करेगी और जितने भी पक्ष इस लड़ाई में हैं उन पे दबाव पड़ेगा, क्योंकि सब परेशान हैं, हिम्मत किसी की नहीं हो रही बोलने की। उसके कई कारण हैं, सामरिक कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। लेकिन इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इस लड़ाई का असर किसी देश पे पड़ रहा है तो वो है भारत, क्योंकि हमारे पास 145 करोड़ की आबादी है। उसका ध्यान रखना मोदी साहब की जिम्मेवारी है और जिस तरह से हालात हैं वो रोज बिगड़ते जा रहे हैं। इस लड़ाई को रोकने के अलावा और कोई रास्ता दिख नहीं रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी साहब को अब सामने आना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम इसी की थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या कारण है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और बार बार इस बात को क्यों कह रहा हूं कि ईरान संकट में मोदी को सामने आना पड़ेगा। कारण बहुत हैं, तेल के दाम, कीमतें, भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया में शांति स्थिरता और भी कई हम कारण गिना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्वार्थ ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से गिरेगी अगर ये युद्ध नहीं सुधरा। अब सवाल इस बात का है कि रास्ता क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये सिर्फ बात तेल की नहीं है या हुर्मुज की नहीं है। इस समय एनर्जी तो महंगी हुई है, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, शिपिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारे सेक्टर्स के लिए प्रॉब्लम है, ओवरऑल इन्फ्लेशन है, तो पेट्रोल के ऊपर निर्धारित सारे हैं, उससे लेबर बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और जो एवरेज सिटीजन है उसका जीना मुश्किल हो रहा है। और इसके अलावा जो भारतीय रुपये पे दबाव पड़ रहा है, इससे स्थिति खासकर भारत के लिए और ज्यादा चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पे हम अगर ये कहें कि सेल्फ सफिशिएंट है तो ऐसा नहीं है। हम अगर किसी चीज में सेल्फ सफिशिएंट है तो वो है हमारे यहाँ पे कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट, मतलब गेहूं, चावल, मक्का, चीनी। इसके अलावा हम वर्चुअली हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं और या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो दोस्तों 1973 में जो ऑयल क्राइसिस हुआ था उसके रिपीट होने के चांसेस हैं। अब 1973 में क्या हुआ था इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1973 में इजराइल और अरब देशों के बीच में झगड़ा हुआ था। अब उसको रोकने के लिए क्या हुआ कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे उन्होंने अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी और उन्होंने कहा कि हम आपको अब तेल नहीं देंगे, क्योंकि आप इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, हम अब आपको तेल की सप्लाई नहीं देंगे। उससे ये हुआ कि दुनिया में तेलों के दाम 4 गुना हो गए, क्रूड के दाम 4 गुना हो गए। पूरी दुनिया में अफरा तफरी हो गई, जो रिसेशन था वो शुरू हो गया, इन्फ्लेशन बेताशा हो गई, ओवरऑल क्राइसिस हो गई। उसके बाद उस मुद्दे को सुलझाने के लिए फिर समझौते हुए और फिर जाके बात निपटी और बहुत सारे जो गल्फ के कंट्रीज थे उन्होंने जब दबाव बढ़ाया तो जो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने अपनी नीति इजराइल के प्रति बदलनी शुरू करी, क्योंकि उनको लगा कि ये वन साइडेड वॉर नहीं चल सकता। आपको जो अरब देश है
जो बार बार इजराइल, मिस्र और जॉर्डन पे हमला कर रहा है, इसको रोकना होगा, नहीं तो हालात बिगड़ेंगे और उसके बाद स्थिति इंपॉर्टेंट रूप से सुधरी। अब सवाल इस बात का है कि अब भारत क्या करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत साइड ले, मैं ये नहीं कह रहा कि या तो आप ईरान के पक्ष में जाएं या इजराइल के पक्ष में जाएं या अमेरिका के पक्ष में जाएं। सवाल इस बात का है कि भारत इस समय दुनिया के साथ खड़ा हो और दुनिया के साथ जो समस्याएं हैं उसको समझाने के लिए और उसके समाधान के लिए भारत को आगे आना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले मेरी निवेदन यही रहेगा मोदी जी से कि आपकी दोस्ती वर्चुअली सब देशों से है। आप अपनी जो डिप्लोमेसी है अब आप उसको एग्रेसिव रूप में यूज करिए। अभी तक हमने ये कहा कि साहब हम बिचौलियों का काम नहीं करते, लेकिन उस चक्कर में आपके देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, इसको समझना होगा। तो अपने विचारों को साइड में रखकर हमें राष्ट्र हित में सोचना होगा। तो मेरा ये मानना है कि भारत को और मोदी जी को एग्रेसिव डिप्लोमेसी लीड करनी चाहिए। कारण बहुत सिंपल है, हम कह रहे हैं कि हमारे दुनिया में दोस्ती सबसे है, तो अगर दोस्ती सबसे है तो दोस्तों से बात करने का इससे ज्यादा अच्छा समय हो नहीं सकता। क्योंकि हम बार बार ये बोलते हैं कि ईरान हमारा दोस्त है, नेतन्याहू साहब हमारे दोस्त हैं, ट्रंप साहब दोस्त हैं, सऊदी दोस्त है, यूएई दोस्त है, रशिया दोस्त है और अब चाइना भी दोस्त बन रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर ये कहना कि हमारी कोई नहीं सुनेगा, तो इसका मतलब हमारी या तो डिप्लोमेसी कमजोर है या दोस्ती नहीं। अदरवाइज हर व्यक्ति और हर देश और हर नेता हमारी मजबूरियां समझेगा और रास्ता निकालने का प्रयास करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इससे जो पोजीशन है वॉर की वो डीस्केलेट होगी। बाकी किसी को फायदा हो ना हो, भारत का जरूर फायदा होने वाला। दूसरा, इस समय तेल के बगैर दुनिया में इकोनॉमी चलती नहीं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि जैसे ही आपको किसी देश से सस्ते में तेल मिलता है तो आप अपने पेट्रोलियम रिजर्व्स को तेजी से बढ़ाइए। क्योंकि ट्रंप साहब को तो चस्का लग गया इस लड़ाई का, वो तो सट्टेबाजी में उलझ गए। ईरान से आज वो समझौता करेंगे, फिर 2 महीने बाद वो क्या करेंगे, मिड टर्म पोल के बाद वो क्या करेंगे, रिटायरमेंट होने से पहले वो क्या करेंगे, अभी आपको कुछ नहीं पता। अगले 2.5 साल बिल्कुल जिसे कहा जाता है ना कि एकदम अनिश्चितता वाले हैं। तो इसीलिए उसकी तैयारी करनी है और हमें अपने रिजर्व्स को बहुत तेजी से बढ़ाना है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं हम उनसे करें और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्लस वॉर टाइम एनर्जी प्रोक्योरमेंट टास्क फोर्स बना के हम ये देखें कि कितनी ज्यादा मात्रा में हम सस्ते से सस्ता तेल दुनिया से ले सकते हैं और रिजर्व्स बढ़ा सकते हैं। दूसरे देशों में इन्वेस्ट करके अगर वहां के कुएं लेने हैं, मुझे लगता है सरकार को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे चाइना ने काफी सारी दुनिया में रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं, हमें भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि हर बार $10 तेल ऊपर नीचे होता है, भारत में इसका भयंकर असर पड़ता है। $1 जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो 70 पैसे हिंदुस्तान में तेल की कीमत बढ़ जाती है। इस बात को समझना होगा, चाहे हम उसको रिकवर करें या ना करें, भारत की अर्थव्यवस्था में उसका असर पड़ता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हुर्मुज है, अब ये आसानी से रिजॉल्व होने वाला मुद्दा नहीं है। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा लिवरेज पॉइंट है। अब बार बार यहाँ पे झगड़े होंगे, बार बार समस्याएं होंगी। अब अगर भारत अपने नेवल शिप्स को ट्रेडिंग शिप्स के साथ एस्कॉर्ट करने की परमिशन ले लेता है ईरान से और अमेरिका से, तो मुझे लगता है यातायात के साधन सुधर जाएंगे और भारत का जो व्यापार है मिडिल ईस्ट के साथ वो शुरू हो सकता है। लेकिन उसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि ईरान तो ये कहता है कि मेरी परमिशन के बगैर कोई जाएगा नहीं और अमेरिका ये कहता है हम किसी को ईरान के पोर्ट पे जाने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में जो बाकी देश हैं जहां से हमें गैस लेनी है, क्रूड लेना है, उनको यहाँ से चावल भेजना है, खाने का सामान भेजना है, उसके लिए तो यातायात खुल सकता है। इसके लिए बातचीत करनी होगी और मेरे को लगता है कि हमें अपने नेवल एसेट्स को तैयार रखना होगा और गल्फ कंट्री से एक इस तरह का समझौता करना होगा कि जिसको हम कह सकते हैं मानवता के आधार पर, कि भारत में गरीबों के लिए तेल चाहिए, हम तेल ले रहे हैं, और लोगों को जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनको खाना चाहिए, हम खाना भेज रहे हैं।
तो दोनों तरफ जब मानवीय जरूरतों की बात समझ में आएगी तो शायद रास्ता निकल सकता है। इसका प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मुझे लगता है कि ब्रिक्स को इसके बारे में सोचना होगा। मैं बार बार इस ब्रिक्स की बात कर रहा हूं, वो है इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो सैंक्शंस के दबाव में इंश्योरेंस नहीं करेंगे, और जब शिप्स का इंश्योरेंस नहीं होता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि शिप्स मूव नहीं करती। और अगर वहां पे मान लीजिए जो वैल्यू है कंसाइनमेंट की, अगर उसकी शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो 0.5% है, ऐसी स्थितियों के अंदर 10 से 15% हो जाती हैं, जो अनसस्टेनेबल है। इसीलिए ब्रिक्स देशों को अपनी ही इंश्योरेंस कंपनी तैयार करनी होगी, ताकि हम जो यातायात है उसको नॉर्मल कर सकें। इसके अलावा ये युद्ध रोकना क्यों जरूरी है भारत के लिए? क्योंकि हमारे बहुत सारे नागरिक इस समय गल्फ देशों में काम कर रहे हैं। या तो हम उनको इवैक्यूएशन की तैयारी करें, क्योंकि अगर अमेरिका ने दोबारा आक्रमण किया है ईरान पे, और ईरान ने अगर अमेरिकन एसेट्स जो हैं मिडिल ईस्ट में, खासकर दुबई, सऊदी में, कुवैत में, ओमान में, कतर में, अगर वहां पे या बहरीन में अगर वहां पे आक्रमण शुरू कर दिया तो भारतीयों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो भारत सरकार को या तो लड़ाई रोकने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा इवैक्यूएशन प्लान भी तैयार रखना पड़ेगा, नहीं तो भारतीयों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए चाहे वो एयरफोर्स हो या हमारे नेवल एसेट्स हो, उनकी तैयारी भी जरूरी है। इस बात को समझना। भारत के लिए इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है फूड सिक्योरिटी। हमें फर्टिलाइजर तो चाहिए, बगैर फर्टिलाइजर के हम क्या काम करें? खाद्य सुरक्षा में समस्या आ जाएगी। आज हमारे पास है मान लीजिए कि एक क्रॉपिंग सीजन का, लेकिन उसके बाद अगर हमने पूरी क्रॉपिंग सीजन के लिए इस समय ये मान के चलिए कि करीब 30 से 35% दुनिया का फर्टिलाइजर जो है वो मिडल ईस्ट से आता है। अगर वो नहीं आया तो ऑन एन एवरेज 30% फर्टिलाइजर पूरी दुनिया में कम हो जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि भारत में भी ऑन एन एवरेज 20 से 30% फर्टिलाइजर कम हो जाएगा। और अगर 20 से 30% फर्टिलाइजर कम होता है तो आप ये मान के चलिए कि 10 से 15% आपका जो फूड प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। अगर 10 से 15% फूड प्रोडक्शन कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में भारत में जो पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है, और महंगाई बढ़ेगी। हम बार बार एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाते हैं ताकि देश में दाम ना बढ़े, और जब सप्लाई ही कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो समझिए महंगाई कितनी होगी। और साथ में अगर पैदावार कम होती है तो किसानों की आमदनी गिरेगी, और जब आमदनी गिरेगी तो किसान कहेगा एमएसपी बढ़ाओ। हम एक विशियस साइकिल में, महंगाई के विशियस साइकिल में फंस जाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर मुझे लगता है कि इस लड़ाई को रोकना भारत के हित में है, और पहल मोदी जी को करनी होगी, क्योंकि बाकी देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने अपने इंतजाम कर रखे हैं और उनकी आबादी इतनी नहीं है। भारत को 145 करोड़ की आबादी का ध्यान रखना है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मोदी जी के ऊपर। इसीलिए हमें, जैसे हमने क्रूड का रिजर्व बनाया, मेरा ये मानना है कि ऐसे हमें फर्टिलाइजर का रिजर्व बनाना चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने बना रखा है, और भी हो सके तो जो बाकी फर्टिलाइजर हैं उनका भी रिजर्व बनाना चाहिए, और अल्टरनेट सप्लायर्स के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इसके अलावा मुद्दा आता है कि स्ट्रेटेजिक रिलायंस को लेकर हम आत्मनिर्भर की तरफ आगे कैसे बढ़े। तो इस समय जरूरी है कि भारत बहुत तेजी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और बाकी जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के, उन पे बहुत तेजी से काम करें। अगर वहां पे टैक्सेशन है उसको खत्म करें एज ए इंसेंटिव, और एक टाइमलाइन दे प्राइवेट सेक्टर को और इन्वेस्टर्स को कि अगले 2 साल में, 3 साल में भारत सरकार का ये टारगेट है, जो लोग इतने समय में ये प्रोजेक्ट्स पूरा कर लेंगे उसको भारत सरकार इनाम के रूप में टैक्स इंसेंटिव देगी। तो मुझे लगता है जो लोग अभी बड़ी बड़ी कंपनियां और एचएनआईज अभी पैसा लेके बैठे हैं, उनको अगर इन्वेस्टमेंट का मौका मिले और सिंप्लीफाइड हो, ब्यूरोक्रेसी ना हो, करप्शन ना हो, तो मुझे लगता है कि बहुत तेजी से भारत आगे बढ़ सकता है। इस बात को भी हमें सोचना होगा। और साथ में जितनी बाकी एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे हम हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं, गैस हमारे पास नहीं है, न्यूक्लियर हमारे पास है, और बाकी जो थोरियम जैसे मिनरल्स हैं उनका उपयोग बहुत तेजी से हमें करना चाहिए, ताकि हम एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकें।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम इसको पूरे रूप में समराइज करने की कोशिश करें तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व पे काम करना चाहिए, फर्टिलाइजर रिजर्व पे काम करना चाहिए, इवैक्यूएशन प्लान जो है उसकी तैयारी रखनी चाहिए और अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ानी चाहिए ताकि भारतीय जो शिप्स हैं उन पे कोई आक्रमण ना करें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये कि हमें इमरजेंसी शिपिंग एंड इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स का ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक अल्टरनेट ऑप्शन बनाना चाहिए। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी और गल्फ प्रोड्यूसर के साथ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट करें और कुल मिला के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में हो, डोमेस्टिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो हमारा रोल है पूरी दुनिया में, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं और अगर हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं और किनारे पे बैठे रहेंगे तो हमारी क्या इज्जत। ये कहना कि साहब हम बिचौलियों का काम नहीं करते, आज की दुनिया में ये बिचौलिया नहीं, भारत के हित की बात है। अगर ये लड़ाई 3 महीने और चली तो दुनिया में करीब 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा और भारत की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ फर्टिलाइजर नहीं आएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तेल नहीं होगा, अगर तेल नहीं होगा ट्रांसपोर्ट पे असर आएगा, भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत तेजी से असर होगा। उस रिसेशन से निकलने के लिए मोदी साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में शायद बीजेपी को जो चुनाव आ रहे हैं उनमें भी उठाना पड़ सकता है। तो कम से कम देश को ये लगना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि दुनिया के सारे बड़े देशों के नेता मेरे पर्सनल दोस्त हैं, तो ये दोस्ती निभाने का टाइम है। हम समझ सकते हैं कि उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन अगर दोस्त ही मीडिएशन नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो दोस्तों, मेरा तो ये विचार है कि मोदी जी को इस समय सामने आना चाहिए, साइड लाइन पे बैठने से कुछ नहीं होगा, देश की हालत बहुत खराब हो जाएगी। 3 महीने हो चुके और जिस तरह से ट्रंप साहब गेम खेल रहे हैं अगले 3 महीने भी कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। ये चिंताजनक बात है। तो आपको क्या लगता है? आपके जो भी विचार हों कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारत को या मोदी जी को क्या करना चाहिए, क्या रास्ता है, तब तो हम कुछ आगे सोच सकें। और इस वीडियो को शेयर करिए और वहां तक पहुंचाइए जहां इसकी जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूं पूरी की तरह आप उसको फॉलो करिए, कम से कम सोचना तो शुरू करिए। जब ये मुद्दा पीएमओ में जाएगा, बड़े अधिकारियों के पास जाएगा, डिप्लोमेटिक लेवल पे जाएगा, तो मुझे लगता है सोच शुरू होना जरूरी है। अभी हमने पोजीशन ले रखी है कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि अब हमें इंटरवीन करना चाहिए। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।